आपके साथ सीमा चौधरी और चलिए खबरों की ओर करते रुक, जहां राष्ट्रपति आज 3 राज्यों के आधिकारिक दौरे पर के लिए रवाना हो गई हैं। राष्ट्रपति 27 दिसंबर की शाम को सबसे पहले गोवा के लिए प्रस्थान करेंगी और इस दौरे का मुख्य आकर्षण 28 दिसंबर को उनकी समुद्री यात्रा होने वाली है। देखिए, जब वे कर्नाटक के कारवार हार्बर से एक पनडुब्बी में सवार होकर समुद्र की गहराइयों का अनुभव करेंगी। राष्ट्रपति की इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय नौसेना की क्षमताओं का अवलोकन करना, सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाना है। 4 दिवसीय दौरे के अगले चरण में वो झारखंड का दौरा करेंगे। 29 दिसंबर को राष्ट्रपति झारखंड के जमशेदपुर पहुंचेंगे, जहां वे ओल चिकी लिपि के 100 साल पूरे होने पर आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल होंगी और इस दिन राष्ट्रपति जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इसके बाद 30 दिसंबर को राष्ट्रपति झारखंड के गुमला में आयोजित अंतर्राज्यीय जनसंस्कृति समागम समारोह कार्तिक यात्रा को भी संबोधित करेंगी। बता दें कि किसी भारतीय राष्ट्रपति का पनडुब्बी में जाना बहुत कम होता है। इससे नौसेना की पनडुब्बी क्षमता, समुद्री सुरक्षा पर जोर मिलता है। कारवार में भारतीय नौसेना का बड़ा बेस है, जहां कई युद्धपोत हैं, पनडुब्बियां तैनात हैं। इससे कि पहले राष्ट्रपति मुर्मू इसी साल अक्टूबर महीने में वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल पर उड़ान कर चुकी हैं। वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान पर भी वो 2023 में फ्लाई कर चुकी हैं। वैसे तो पनडुब्बी पर यात्रा करने वाली वह दूसरी राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब 2006 में और विशाखापट्टनम में पनडुब्बी में यात्रा वो कर चुके हैं। इसके बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये दौरा करेंगी, ये यात्रा करेंगी। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता किरण पाल फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। किरण पाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। 3 राज्यों का वो दौरा करने वाली हैं और काफी खास ये दौरा रहने वाला है। क्या कुछ बड़ी अपडेट इस यात्रा को लेकर? जी, बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर आएंगी, जिसकी आधिकारिक पुष्टि राष्ट्रपति भवन से आई प्रेस रिलीज द्वारा जारी कर आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है। बताया जा रहा है कि उनका 27 दिसंबर को शाम को पहला दौरा गोवा के लिए वो प्रस्थान करेंगे और इस दौरे का मुख्य आकर्षण रहेगा 28 दिसंबर को उनकी समुद्री यात्रा होगी, जो सबसे अहम बताया जा रहा है कि वो कर्नाटक के हार्बर में एक पनडुब्बी में सवार होकर नौसेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी ये यात्रा अहम रहने वाली है। साथ ही सुरक्षा बलों का इससे मनोबल भी बढ़ेगा और जो सुरक्षा जांचें हैं नौसेना जो अपनी ताकत है उसकी भी जांच हो सकेगी। और इसके बाद बताया जा रहा है कि 29 दिसंबर को झारखंड के जमशेदपुर राष्ट्रपति पहुंचेंगी, जहां वह आलोक विकी लिपि के 100 साल पूरे होने पर एक आयोजित कार्यक्रम के अंदर पहुंचना उनका है और के 15वें दीक्षांत समारोह को भी वो संबोधित करेंगी। बताया जा रहा है इसके बाद वो 30 दिसंबर को झारखंड के गुमला में आयोजित अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह में कार्तिक यात्रा को संबोधित करेंगे और इस मौके पर कई जो लोग हैं उन्हें सम्मानित करने का भी काम किया जाएगा। बिल्कुल, और ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि अब जिस तरीके से देखा जाए नौसेना को का मनोबल बढ़ाने के लिए पनडुब्बी की यात्रा है, जिस पनडुब्बी में राष्ट्रपति यात्रा करने वाली हैं किरण पाल, उसको लेकर किस तरह की जानकारी है? उस पनडुब्बी की क्या कुछ खासियत है जो समुद्री यात्रा राष्ट्रपति को कराने वाली है? देखिए, बताया जा रहा है कि जिस पनडुब्बी में वह यात्रा करेंगी वह नौसेना के हार्बर में तैनात पनडुब्बी है, जो जहां पर नौसेना के कई युद्धपोत और पनडुब्बियां तैनात की गई हैं। राष्ट्रपति इसी ठीक है किरण पाल, आप नजर बना के रखिएगा, आगे अगले भी विषय पर, तमाम विषय पर आपसे जानकारी लेंगे। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और लगातार अब दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां नई दिल्ली के इंदिरा भवन स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक की अध्यक्षता की। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता CWC की
बैठक में शामिल हुए। अब इस दौरान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। कहा कि देश इस समय ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं, संविधान की भावना को चोट पहुंच रही है, आम नागरिक के अधिकार लगातार सिमटते जा रहे हैं। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो मनरेगा को खत्म किए जाने के खिलाफ देशव्यापी अभियान की जरूरत है। खड़गे ने मनरेगा को महात्मा गांधी के सर्वोदय विचार के खिलाफ बताया। साथ ही बैठक में तय किया गया कि 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो इंदिरा भवन में हुई CWC बैठक में यहां पर मनरेगा को लेकर चर्चा हुई है। कांग्रेस में आपको बता दें कि द्वारा कई नेता CWC के बैठक में मनरेगा पर हुई चर्चा। राहुल गांधी कांग्रेस नेता जो हैं इसमें शामिल रहे। प्रेस ब्रीफिंग में तमाम जानकारी दी गई, जहां आपको बता दें कि बैठक में कांग्रेस के कई नेता जो हैं मौजूद रहे। तस्वीरों के जरिए समझिए, कांग्रेस के तमाम नेता इस बैठक में हालांकि मौजूद रहे हैं और CWC की महत्वपूर्ण बैठक। ये जो पैसा लिया जा रहा है ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा, इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूर के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखते हुए हम मनरेगा बचाने, मजदूर के अधिकार बचाने और गांव-गांव अपनी आवाज बुलंद करने का संकल्प हम लेते हैं। इसी के साथ हमने जय संविधान जय हिंद का नारा लगाते हुए इसको हम सभी ने स्वीकार किया। हम ये भी चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात राजस्थान के चोमू की ओर लेकर के कर ले। देखिए, राजस्थान के चोमू में मस्जिद से जुड़े हुए विवाद को लेकर के भड़के हालात के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाते हुए 28 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसके साथ ही मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात हैं। संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है। बीते दिन पुलिस पर पथराव की घटना के बाद कस्बे में तनाव की स्थिति बन गई है। हालांकि प्रशासन के त्वरित हस्तक्षेप से फिलहाल हालात नियंत्रण में है और धार्मिक स्थान के पास देखिए लोहे की रेलिंग लगाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। यह विवाद क्रिसमस डे की आधी रात को हिंसक हो गया, जब समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। अचानक हुई इस घटना में या यूं कह लीजिए इस हमले से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर तैनात थे। इधर चोमू में आज दूसरे दिन भी 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पाबंदी है इस पर। घटना के बाद से शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन, CCTV के जरिए निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस अधिकारियों ने आमजन से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। तो देखिए, चोमू में जो बवाल हुआ था उसके बाद अब हालात जरूर सामान्य होते नजर आ रहे हैं। चोमू में आज भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं किस कदर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े से कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई उपद्रवी जो है वो हिंसा भड़काने की कोशिश ना कर सके। और खबर अब उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स से बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात हिस्ट्री सीटर
विनय त्यागी की ऋषिकेश एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में हुए पुलिस कस्टडी के दौरान गोली लगने से वह घायल हुआ था। विनय त्यागी को उस समय गोली मारी गई थी जब 24 दिसंबर को उसे जेल से अदालत में पेशी के लिए पुलिस वाहन से ले जाया जा रहा था और इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने पुलिस गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिससे विनय को कई गोलियां लगी। घटना के बाद विनय त्यागी को गंभीर हालत में पहले देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां से ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया। लगातार वो वेंटिलेटर पर था। आज उसकी मौत हो गई। विनय त्यागी को गोली मारने वाले दो बदमाशों को 2 दिसंबर को आपको बता दें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जिन पर कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। हिस्ट्री सीटर विनय त्यागी की मौत हो गई है। मौत जो है जिनके द्वारा गोली मारी गई वो दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं। वो भी हार्डकोर अपराधी हैं वो जिनके द्वारा गोली मारी गई है, जो जिनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। ऋषिकेश एम्स में आपको बता दें कि विनय त्यागी की मौत हो गई। पेशी के दौरान गोली लगी है विनय त्यागी को। विनय त्यागी पर दर्ज थे कई मुकदमे और इसी चक्कर में पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों के द्वारा जो है गोली मारी गई। हालांकि वो दोनों ही बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हैं। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रवेश फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के? जी सीमा, मैं आपको बता दूं कि बीते 2 दिन पहले जब विनय त्यागी कुख्यात गैंगस्टर को रुड़की जिला उप कारागार से लक्सर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, उस वक्त लक्सर स्थित पुल पर जाम की स्थिति पैदा होने के बाद जिस तरीके से देखा गया कि 2 कुख्यात बदमाश आए और दोनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और 3 गोली जो है विनय राठी को लगी। जिसके तत्पश्चात वहां विनय राठी गाड़ी में ही गिर गए और 2 पुलिसकर्मियों को लगी। पुलिसकर्मी 2 घायल हो गए, जिसके तुरंत बाद वहां पे मौके पर एसपी देहात शेखर चंद सोयाल और एसएसपी कप्तान परमिंदर सिंह डोभाल मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। जिसके तत्पश्चात 24 घंटे के अंदर जिन 2 बदमाशों ने गोली विनय राठी पर चलाई थी उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और आपको बता दें कि विनय राठी एक कुख्यात गैंगस्टर जिसके ऊपर 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे गैंगस्टर को जिस तरीके से देखा गया कि पुलिस कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की भी नाकामयाबी मानी जाएगी, क्योंकि इतने बड़े गैंगस्टर यानी कि जिसके ऊपर 40 से अधिक मुकदमे दर्ज थे उसको सिर्फ पुलिस ने 4 से 5 कांस्टेबल सिर्फ एक मात्र गाड़ी में लेकर जा रहे थे, कोई एस्कॉर्ट नहीं थी आगे पीछे। जिसके तत्पश्चात आज देखा गया कि उपचार के दौरान एम्स अस्पताल में प्रवेश वो जो दो आरोपी हैं जिनके द्वारा गोली चलाई गई थी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या पूछताछ में कोई चीज सामने आ पाई है? जी सीमा, पूछताछ में मामला सिर्फ इतना ही सामने आया। प्रथम दृष्टया से पुलिस ने पूछताछ में बताया कि जिस तरीके से देखा गया कि कुछ पैसे का आपसी लेन देन था और जो विनय राठी का परिवार है वो कहीं ना कहीं लगातार पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है कि पुलिस की गलती है, पुलिस की वजह से इस तरीके से हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि आगे आने वाले समय में जांच में क्या खुलासा होता है और क्या बिल्कुल कई बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। प्रवेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, जहां मथुरा के कोसी कला में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सांसद पंकज चौधरी का भव्य स्वागत किया गया है। बता दें कि पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया, संगठन की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाने का भरोसा दिलाया। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर कोसीकला में पंकज चौधरी का स्वागत किया गया है। हालांकि इस बीच वो कार्यकर्ताओं का उत्साह देख करके उनका आभार जरूर व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। संगठन मजबूत करने की भी कही बात। जब अध्यक्ष नियुक्त हुआ था उस समय पार्लियामेंट चला और मैं 4 दिन तक दिल्ली में था और दिल्ली में जो हमारे पश्चिम के अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं ने आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया, स्नेह दिया, उससे मेरा मनोबल और भी ऊंचा हो गया। और उसकी तौर से जो आपका ये उत्साह है कि हमारे काम करने में और भी हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। पंकज चौधरी जिंदाबाद, पंकज चौधरी जिंदाबाद। दल ने मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में इतने बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी और मेरा शुरू से जो राजनीतिक जीवन रहा है, जो मैंने अपने अध्यक्षीय भाषण में भी बोला था कि कार्यकर्ता के बल पर ही मैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, झांसी की मिश्रा कॉलोनी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि यहाँ 4 लोगों ने घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर पर पेट्रोल डाल करके आग लगा दी। देखते ही देखते ट्रैक्टर धू-धू करके जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गया। वहीं पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तस्वीर आप भी देखिए 4 लोग आते हैं, तस्वीरों के जरिए समझिए, 4 लोग देखिए तस्वीरों में आते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर पेट्रोल डाल करके उस ट्रैक्टर में आग उनके द्वारा लगाई जा रही है। तस्वीरों के जरिए समझिए, सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें हुई हैं। 4 आरोपी पेट्रोल डालते नजर आए और उसके बाद आग लगा करके मौके से तुरंत फरार हुए हैं ये चारों के चारों। ट्रैक्टर में ये आग लगने की खबर देखिए, वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि आरोपियों के इन्हीं 4 आरोपियों की तलाश में पुलिस भी जुटती नजर आ रही है। ट्रैक्टर जलाने का वीडियो वायरल भी हो रहा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि झांसी से खबर हम पढ़ रहे थे, जहां पर पेट्रोल डाल करके 4 लोगों के द्वारा जो है आग जलने की ये पूरी खबर सामने आती है और इसमें लगातार अब पुलिस के द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों को पकड़ने की पूरी कोशिश जो है पुलिस करती नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ में सिंचाई विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों पुराने पुलिया को सही नहीं कराया गया, साथ ही रजवाहे की सफाई भी नहीं हो रही है, जिससे आवागमन सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मसला यह है कि ये ग्राम पंचायत में बहुत पुराना पुल हो चुका है अंग्रेजों के टाइम से, और यहाँ का सबका निकलना बना रहता है। 4 गांवों को संपर्क मार गए। ये प्रधान अपनी स्तर से इसे जो कुछ कराते हैं मरम्मत, कई दफे पुल टूट चुका है, उनकी भी गलती नहीं है। 2-3 दफे इसे मरम्मत करा दी गई है और ये चौड़ीकरण का मामला है रास्ता। और दोनों बार इनका बाउंड्री वॉल कराई गई है जो साइड में वॉल है, और खंड गंगा नहर के कोई भी अधिकारी यहाँ पर कभी आके देखते नहीं है।
उनके भी ये संज्ञान लेना चाहिए कि हमारी पुलियां हैं, हमारे रोड मतलब हमारे जो ये नहरवे की जो टीमें हैं उनको आगे एक बार देखना चाहिए। पहले ये 2 बार टूटी है और दोनों ही बार इनकी मरम्मत हमने कराई है। अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कुछ 8-10 दिन से, ये पुलिया कोई रात में बड़ा वाहन निकला है जिसकी चपेट में आकर ये दोबारा से क्षतिग्रस्त हुई है और जिसका एक हमारे गांव के ही शुभम है खंडेल वालों में से, उन्होंने एक सीएम पोर्टल पे शिकायत भी डाली थी जो मेरे पास भी आई है, हमारे सेक्रेटरी के पास आई, उन्होंने मेरे को फॉरवर्ड की। तो इसको अब हम तो करा देंगे इसकी बाउंड्री वॉल दोबारा से, लेकिन ये पुलिया इतनी पुरानी और इतनी समय की है कि इसका चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कन्नौज में दबंगों की दबंगई से परेशान एक पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए थाने से लेकर के डीएम दरबार तक गुहार लगाई। लेकिन आपको बता दें कि आरोप है कि दबंगों ने सड़क पर कब्जा कर लिया। विरोध करने पर पीड़ित परिवार और उनके मासूम बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट की। पीड़ितों का कहना है कि थाने में शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। न्याय न मिलने पर परिवार बच्चों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, फूट फूट कर अपनी आप बीती सुनाते हुए नजर आए, लेकिन कार्रवाई की मांग की जा रही है। तस्वीरों के जरिए देखिए किस कदर यहाँ पर बच्चों को लेकर के पीड़ित जो हैं पहुंचे हुए हैं और गुहार लगा रहे हैं। और इधर कानपुर में अलाव की लकड़ियों को लेकर के हुआ मामूली विवाद खौफनाक वारदात में बदल गया। बता दें कि दबंगों ने निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय में तैनात सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। थाना बिल्हौर के मदनपुर गांव में महर्षि कृषि विश्वविद्यालय की निर्माणाधीन बिल्डिंग में 2 गार्ड सुरक्षा के लिए तैनात थे। रात्रि में इनकी आपस में कहासुनी हुई, जिसमें अनिरुद्ध गार्ड ने दूसरे गार्ड निर्मल सिंह को गोली मार दी। निर्मल सिंह को घायल अवस्था में सीएचसी लाया गया, जहां पर उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया। परिजनों की तहरीर पर अनिरुद्ध के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। खबर उन्नाव से, जहां गोपालपुर में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अचानक हुई मौत से परिवार में कोहराम मच गया। जा रहे थे, टैंक से जा रहे थे और धोखे से लग जाएंगे। तो क्या है, ट्रेन की चपेट में आ गए? हाँ, ट्रेन की चपेट में आ गए। तो क्या ट्रेन से जा रहे थे कि ट्रैक पार कर रहे थे? क्या कुछ सूचना है? नहीं, ट्रेन से जा रहे थे। जा रहे ट्रेन से। क्या काम करते थे? ये कपड़े इस्त्री का कपड़े बना रहे थे, प्रेस वाला। सूचना कब मिली आपको? मेरा को 6 बजे मिली, 6:30 बजे। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।